हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ वीडियो फॉर क्लास 11th। तो हमने लास्ट टाइम क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और उसका एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन किया था, लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट। तो आज हम नेक्स्ट लॉ पे चलेंगे। तो नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो वन बाय वन हम देखो, केमिस्ट्री में जब भी हम स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो जब भी हम स्टडी करेंगे सबसे पहले हमें मीनिंग का पता चल गया तो हमें कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब हो गया, कांस्टेंट का मतलब फिक्स या फिर डेफिनेट। प्रोपोर्शन आप मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हो, दैट इज रेशियो। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इस लॉ को दिया था जैक्वस प्राउस्ट ने। जैक्वस प्राउस्ट एक केमिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को मॉडिफाई किया था, जहाँ इस लॉ को जो एलेबरेट किया था। ये लॉ क्या बोलता है कि पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। व्हेन टू एटम और एलिमेंट्स, एटम भी हो सकते हैं एलिमेंट भी हो सकते हैं। एटम और एलिमेंट का डिफरेंस आपको पता होगा, 10th में आपने किया होगा एटम और एलिमेंट। कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं एक कंपाउंड बनाते हैं। द रेशियो ऑफ द मासेस, the ratio of their masses is always same irrespective of source of production। तो सबसे पहले हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया कि स्टेटमेंट है क्या है। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर दो एटम हैं, लेट अस सपोज ए और बी, अगर ये कंपाउंड बनाते हैं, लेट अस सपोज ए बी एक्स, कोई भी कंपाउंड, एक्स इज एनी नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं तो इस कंपाउंड में जो मास बाय मास रेशियो होगी, मतलब मास ऑफ ए रेशियो मास ऑफ बी, वो हमेशा सेम होगी, चाहे ये कंपाउंड किसी भी सोर्स से मिलके किसी भी सोर्स से बना हो। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखो, केमिस्ट्री में जब एग्जांपल देते हैं ना तो केमिस्ट्री बिल्कुल ईजी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट, केमिस्ट्री इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई कैन से केमिस्ट्री इज कैन नॉट बी डिफिकल्ट, केमिस्ट्री कैन नॉट बी डिफिकल्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल से। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कॉमन सी एग्जाम्पल दूंगा जो आपने जिस गैस के बारे में पढ़ा भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नाम सुना सबने? तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? अगर आप कार्बन को बर्न करते हो, कार्बन देखा होगा सबने, वुड, अब वुड को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इवन आप किसी चीज को जला रहे हो, आप घर में एलपीजी को जलाते हो, मीथेन, तो जब आप इसको जलाते हो तो वहां से भी क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप ऑटोमोबाइल देखते हो, वहां से भी क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप ह्यूमन देख रहे हो, ह्यूमन जब गैसेस को एक्सेल करते हैं वहां से भी क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चाहे वो ह्यूमन से प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वुड को जलाने से प्रोड्यूस हो रही है, चाहे मीथेन को बर्न करने से प्रोड्यूस हो रही है, चाहे ऑटोमोबाइल से प्रोड्यूस हो रही है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है। यहां पे हमने लाइन बोली थी इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहता कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो होगी, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय या फिर रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, वो हमेशा सेम होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास होता है 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन हो गए 32। तो इनके बीच में जो रेशियो होगी, आपको पता है 12:32, आप ऐसे कर सकते हो 4 3 are 12, 4 8 are 32। तो रेशियो क्या आ गई? 3:8। मतलब मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो हर एक कंपाउंड में सेम होगा। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ अलग अलग मेथड से, कार्बन को जलाने से, मीथेन से, ऑटोमोबाइल से, ह्यूमन से। अलग अलग सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन के, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन की जो बाय मास रेशियो होगी वो हमेशा सेम होगी, वो हमेशा सेम होगी। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेसिकली ये लॉ हमने 9th क्लास में पढ़ा होता है, लेकिन होता क्या है कि अब जब हम 11th क्लास में आते हैं तो केमिस्ट्री हमारा बेसिक से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सा लॉ होता है कि ऐसा तो होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन है, इनके जो मास की रेशियो होगी वो तो सेम ही होगी, बट कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये हमें पता होना चाहिए कि ये लॉ कौन सा है, किसने दिया,
कि क्या स्टेटमेंट थी, ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ। अब इसका लिमिटेशन क्या है, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका ये है आइसोटोप्स के केस में। लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूँ कार्बन और ऑक्सीजन ने मिक्सअप करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स आपने सुना होगा नाम, आइसोटोप्स। आइसो मीन सेम, आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम होंगे, बट नंबर ऑफ जो मास नंबर है, आप न्यूट्रॉन्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर मास नंबर, वो डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के दो आइसोटोप हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो एक में कार्बन का मास 12 है, दूसरे में कार्बन का मास 14 है। तो अगर ये कार्बन बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड में बाय रेशियो आएगी दैट विल बी 14:32, इसमें जो आएगी 12:32। तो ये यहां पे ये वाला लॉ फेल हो जाता है इन केस ऑफ आइसोटोप्स कि कार्बन, हमने बोला जो बाय मास रेशियो होगी वो सेम होनी चाहिए, बट आइसोटोप्स के केस में जो मास होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसका जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, रेशियो ऑटोमेटिकली वेरी कर जाएगी। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आई डोंट थिंक कि आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कोई कंफ्यूजन होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी या कोई क्वेश्चन होगा आपका, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो वीडियो के नीचे। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट एवरीवन गेट डिटेल्स ऑफ द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई पोस्ट एनी वीडियो। तो नेक्स्ट जो लॉ है वो हम स्टडी कर लेंगे, छोटे छोटे लॉ है, आज दो कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखो वहां पे था कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होगा फिक्स, यहां पे आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब होता है ज्यादा। ये लॉ दिया था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इसकी हिस्ट्री आपको आगे बताएंगे कि जॉन डाल्टन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने केमिस्ट्री में जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसने एटम को बताया कि मैटर में एटम होता है, ये जो डिस्कवरीज थी ये सारा का सारा डाल्टन का फीडबैक, डाल्टन की जो डिस्कवरीज थी, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी जॉन डाल्टन ने दिया। अब जॉन डाल्टन क्या बोलता है, अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट स्टडी कर लेते हैं। जॉन डाल्टन बोलता है कि वेन एवर टू एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड इफ द मास ऑफ वन ऑफ एलिमेंट इज केप्ट फिक्स्ड then the mass of other element will either be same or integral multiple of each other। देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, लेकिन स्टेटमेंट से पढ़ने जाओगे बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि जो 11th क्लास में बच्चा आता है वो 10th क्लास को अपने दिमाग में लेके चल रहा था, सिंपल लैंग्वेज आएगी। बट यहाँ पे क्या है, देखो है ये भी सिंपल है बिल्कुल। आप देखें, वेन एवर टू एलिमेंट्स कंबाइन टूगेदर, दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक नहीं, वहां पे एक कंपाउंड बना रहा था, यहां पे एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, और अगर उन कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दें तो जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा या तो वो सारे कंपाउंड में सेम होगा या फिर एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से क्लियर करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, लेट अस सपोज मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके दो कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब यहां पे मास ऑफ कार्बन देखते हैं और मास ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। मास ऑफ कार्बन आ गया 12, यहां पे भी मास ऑफ कार्बन आ गया 12, ऑक्सीजन का मास आ गया 32, यहां पे आ गया 16। तो बोलता है दो एलिमेंट ने कंबाइन किया और एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिए, और अगर उन दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास फिक्स हो जाए, देखो कार्बन का दोनों कंपाउंड में मास कितना है, 12 फिक्स हो गया, जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा जहां तो वो सेम होगा, अब सेम नहीं है तो कंडीशन पहली यहां से डिस्कार्ड कर देंगे, सेम नहीं है, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल। अब हमें पता है 32 और 16 एक दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल हैं, 16 1 16, 16 2 32, तो ये जो है एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे। तो ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है दो एलिमेंट कंबाइन किए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाया, और उन कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट का मास हम फिक्स कर दें तो दूसरे का जो मास होगा वो जहां तो सेम होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां से आपको इजीली और ज्यादा इलेबोरेटेड समझ आ जाएगा। हम लेते हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, एंड
N2O, हम पहला कंपाउंड लिख रहे हैं N2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लॉफिंग गैस भी बोलते हैं। दूसरा NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और थर्ड है N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 दैट इज डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्लियर। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन का मास। अगर हम देखें N2O में नाइट्रोजन 2 हैं, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 का कितना हो गया 28। इज इट क्लियर। यहां पे देखें नाइट्रोजन का मास, एक नाइट्रोजन है 14, 2 नाइट्रोजन है 28, मल्टीप्लाई सबको आता है, तो 1 नाइट्रोजन है 14, 2 है 28। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, बिकॉज आपको 10th क्लास में मास पढ़ाया होता है कि मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास क्या होता है। और अगर ऑक्सीजन का मास देखूं, यहां पे एक ऑक्सीजन है तो मास आ जाएगा 16, यहां पे एक ऑक्सीजन है मास आ जाएगा 16, यहां पे 3 ऑक्सीजन है 16 इंटू 3 48, यहां पे 2 ऑक्सीजन है 32 एंड यहां पे 5 है 16 इंटू 5 80। क्लियर। अब हम 5 कंपाउंड देख रहे हैं N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। अब यहां पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर हम मास ऑफ नाइट्रोजन देखें, यहां पे 28 है, यहां पे 14, यहां पे 28, यहां पे 14, यहां पे 28। हमारा लॉ ये बोलता है कि अगर एक का मास फिक्स कर दें सारे कंपाउंड में, मतलब एक एलिमेंट, जहां तो नाइट्रोजन को फिक्स कर दो या ऑक्सीजन को, आप किसी को भी कर सकते हो, मैं आपको नाइट्रोजन लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो जाएगा, नाइट्रोजन का मास अगर मैं फिक्स कर देता हूं 28, तो यहां पे 28 था तो मैंने 28 लिख दिया, यहां पे 14 था, मेरे को 28 बनाना है, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 28, यहां पे 28 है 28 आ गया, यहां पे 14 है, इनको 2 कर दूं 28 हो जाएगा, यहां पे 28 का 28। बेसिकली मल्टीप्लाई 2 क्यों करते हैं, हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो रेशियो तो सेम आ जाएगी, फिर से कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहां पे जो हर एक नाइट्रोजन का मास जो है हमने 28 फिक्स कर दिया। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें, जब N2O था उसमें 28 नाइट्रोजन के लिए 16 ऑक्सीजन चाहिए थी, तो हमने जब नाइट्रोजन 28 रखा है तो ऑक्सीजन 16 ही चाहिए। दूसरा केस NO, यहां पे नाइट्रोजन 14 थी और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए था 16। अगर मैं नाइट्रोजन 28 कर रहा हूं, तो अगर मैं नाइट्रोजन देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए थी NO के केस में, नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में। अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन ले लूं तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, दैट विल बिकम 32। तीसरी बात आ गई N2, यहां पे 28 है, 28 रखा तो यह भी 48 रहेगा। और यहां पे जब 14 ग्राम नाइट्रोजन था उसके लिए 32 ग्राम्स चाहिए, तो अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन ले लूं उसके लिए 64 हो जाएगा, डबल कर देंगे। तो यहां पे 28 के लिए 28 एंड 80 के लिए 80। तो हम यहां पे एक चीज देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का पांचों के पांचों कंपाउंड में जो मास है दैट इज फिक्स्ड। तो जो ऑक्सीजन का मास होगा वो या तो सेम होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल। अगर मैं इनकी रेशियो देख लूं दैट इज 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80, मतलब इनके बीच में रेशियो 16 32 48 64 80। तो रेशियो अगर मैं डिवाइड करूं, 16 1 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 40 64, 16 5 80। तो रेशियो हमारे पास आ जाएगी 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है वो वैल्यू करेक्ट है, कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं और अगर उन सभी कंपाउंड में एक का मास हम फिक्स कर दें, तो जो दूसरे का मास होगा या तो वो सेम होगा या इंटीग्रल मल्टीपल एक दूसरे का। तो आई होप आपको यहां से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी या आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एश्योर यू, अगर आपका कोई डाउट होगा मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। जब तक आपका कोई डाउट क्लियर नहीं होता तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को आप वहां पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल दीजिएगा। थैंक यू। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सो दैट आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।